फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सो आज आप देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस का पार्ट 2। सो इससे पहले चैनल पे उसका फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है। सो नर्सिंग प्रोसेस का जो कॉम्पोनेंट रहता है फर्स्ट असेसमेंट, उसमें हमने पूरा क्लियर किया है। सो अगर अभी तक जो फर्स्ट पार्ट है सो आपने नहीं देखा होगा, सो प्लीज चैनल को विजिट करके या फिर आई बटन को क्लिक करके प्लीज फर्स्ट पार्ट प्लीज देखेगा। सो आज आप देखेंगे नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड यूनिट सेकंड नर्सिंग प्रोसेस उसका पार्ट 2। ठीक है। सो आज के वीडियो में आज आप देखेंगे जो रिमेनिंग नर्सिंग कंपोनेंट्स रहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के जो रिमेनिंग 4 कंपोनेंट्स है, उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस है, देन प्लानिंग है, देन इम्प्लीमेंटेशन है और इवोल्यूशन। ठीक है। सो जो 4 कंपोनेंट्स है इस वीडियो में आज आप देखेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट हमने क्लियर किया था, जो नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट कंपोनेंट असेसमेंट, उसमें असेसमेंट देन डाटा देन उसके टाइप्स, ठीक है, सोर्स ऑफ डाटा। सो जो सभी पॉइंट्स रिलेटेड जो फर्स्ट कंपोनेंट था सो क्लियर करे थे। सो फर्स्ट वीडियो प्लीज देखिएगा। सो सेकेंड पार्ट में आज आप देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, देन फर्दर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन, जो रिमेनिंग 4 कंपोनेंट्स है नर्सिंग प्रोसेस के। सो सभी कंपोनेंट्स होने के बाद नर्सिंग प्रोसेस भी चैप्टर यहाँ पर ओवर होगा। ठीक है। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है नर्सिंग डायग्नोसिस। सो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का, जो फर्स्ट वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं, nursing diagnosis, this is next component of nursing process. So this is the second phase of the nursing process. In this phase the nurse uses her critical thinking ability to interpret the assessment finding and identifying the client's problem. ठीक है। अभी असेसमेंट में क्या किया जाता है, पेशेंट का पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है, उसमें हेड टू फुट असेसमेंट किया जाता है, देन उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। वैसे ही अभी एक असेसमेंट करने के बाद वहां पर एक उसका डायग्नोसिस करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपने असेसमेंट किया पेशेंट के स्किन का। सो फर्स्ट फेज में आपने असेसमेंट किया स्किन का, उसमें आपको दिख गया कि पेशेंट का इंस्पेक्शन करते टाइम पेशेंट का जो नॉर्मल स्किन का कलर रहता है उसमें चेंजेस है, एबनॉर्मल है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को साइनोसिस कॉज है, जो एचबी का काउंट पेशेंट में डिक्रीज हुआ है। सो उसके कारण पेशेंट में जो स्किन का कलर है ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। ठीक है। सो असेसमेंट से आपको क्लियर पता चल सकता है कि उसका पेशेंट का एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। बट डायग्नोसिस में क्या होता है, अभी पेशेंट का जो हमने एग्जांपल लिया है साइनोसिस का, पेशेंट को साइनोसिस कॉज है। सो डायग्नोस कैसे करें? सो ब्लड टेस्ट करके वहां पर एचबी काउंट देख के इन्वेस्टिगेशन करके आप कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट का ब्लूइश डिस्कलरेशन जो हो गया है, सो उसका पार्ट है एचबी काउंट डिक्रीज होना या फिर साइनोसिस होना। ठीक है। सो वैसे ही नर्सिंग डायग्नोसिस में ऐसे वहां पर प्रोसेस होते हैं। सो पेशेंट का जो असेसमेंट करके फाइंड आउट किया जाता है, पेशेंट का प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। नर्स वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी वहां पर यूज करती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जो पेशेंट के साथ जो एक नर्स की वहां पर उसकी एबिलिटी या फिर उसकी महत्वपूर्ण सोचना, वहां पर उस कंडीशन में जिस कंडीशन से पेशेंट है उस कंडीशन में उस लेवल की वहां पर थिंकिंग होना, क्रिटिकल लेवल में, उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी। सो नर्सिंग डायग्नोसिस में सिंपली क्या किया जाता है, पेशेंट का असेसमेंट करने के बाद जो भी पेशेंट का डायग्नोसिस करने के लिए जो भी उसका वजह है वो आइडेंटिफाई करना, दिस इज नथिंग बट द नर्सिंग डायग्नोसिस। Then next, nursing diagnosis is a clinical act of identification of the problem. So this is very important line. Nursing diagnosis, this is nothing but the clinical act of the identification of the problem. जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम है उसका आइडेंटिफाई करना एक नैदानिक अधिनियम है, उसको कहते हैं क्लिनिकल एक्ट। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज नथिंग बट द नर्सिंग डायग्नोसिस, which is says the nursing diagnosis, identification of the problem. The next, diagnosis means to analyze the assessment information and the drive meaning from the analysis. अभी डायग्नोसिस सिंपली वर्ड में उसको क्या कहते हैं, जो असेसमेंट किया है
उससे आपको क्या एनालाइज होता है कि पेशेंट का इंफॉर्मेशन मिलता है, उसके साथ जो पेशेंट का एनालिसिस किया हुआ डाटा है उसको अच्छे तरीके से डायग्नोस करने के लिए या फिर उसको अच्छे तरीके से प्लान करने के लिए या फिर जो उसका कॉज है उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो किया जाता है प्रोसेस, उसको डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू नंदा, जो उसका फुल फॉर्म क्या कहता है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। सो उसके मुताबिक जो नर्सिंग डायग्नोसिस, दिस इज नथिंग बट द क्लिनिकल जजमेंट about individual or community response to actual or potential health problem. So according to Nanda, so Nanda जो नर्सिंग अमेरिकन नर्सिंग नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन है, सो उनका क्या कहना है कि नर्सिंग डायग्नोसिस दिस इज नथिंग बट द क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिस्पॉन्ड टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। जो भी इंडिविजुअल पर्सन है या फिर उसकी कम्युनिटी है जो भी हेल्थ प्रॉब्लम में आए हैं या फिर हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े हैं, सो उन पीपल को या फिर उन पेशेंट के एक्चुअल या फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और वहां पर एक क्लिनिकल जजमेंट मतलब एक नैदानिक निर्णय लेना उसी टाइम एज अ नर्स, वहां पर आपका एक क्रिटिकल जजमेंट लेना अबाउट द इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी। सो उस असेसमेंट को या फिर उस प्रोसेस को नर्सिंग डायग्नोसिस कहा जाता है अकॉर्डिंग टू नंदा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। सो अभी देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग डायग्नोसिस का, जो एक्चुअली डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, किस किस कंडीशन को कंसिडर करते हुए जो डायग्नोसिस करते हैं, उसमें जो 3 टाइप के डायग्नोसिस होते हैं। सो स्टेप वाइज देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज द एक्चुअल डायग्नोसिस। अभी एक्चुअल डायग्नोसिस मतलब जो पेशेंट का जो एग्जिस्टिंग कॉज है एक्चुअली उसको एग्जिट करना और प्रॉब्लम जो है जो उसका डिसीज कंडीशन कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना नर्सिंग असेसमेंट करके साथ उसको एक्चुअल डायग्नोसिस कहते हैं। सो इट इज द क्लाइंट्स प्रॉब्लम दैट इज एग्जिस्टिंग एट प्रेजेंट एंड विच इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, सो जो कुछ देर पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था दिस इज द साइनोसिस का एग्जांपल दिया था, उसमें आप इंस्पेक्शन मेथड यूज करके स्किन का कलर वहां पर इंस्पेक्ट करके पेशेंट पता चल सकता है कि साइनोसिस कंडीशन है ब्लीड डिस्कलरेशन के कारण। सो एक्चुअल डायग्नोसिस में वही किया जाता है कि जो पेशेंट का नर्सिंग असेसमेंट करने के बाद जो भी आप पेशेंट की आप प्रॉब्लम निकालेंगे या फिर उसका डिसीज निकालेंगे उसका एक्चुअल कॉज क्या है जो डायग्नोस करना, दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल डायग्नोसिस। द नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। अभी हेल्थ प्रमोशन क्या होता है कि पेशेंट का हेल्थ अच्छी तरीके से बढ़ाना या फिर पेशेंट की हेल्थी कंडीशन कैसे आ सकते हैं, जो हेल्थ कंटेंट मॉडल में भी दिया है, जो एजुकेशन है, अवेयरनेस है या फिर ग्रोथ है। सो उससे आपको अच्छे तरीके से वेलनेस आता है या फिर अच्छे तरीके से हेल्थ आती है। सो उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, इट इज रिलेटेड टू क्लाइंट्स प्रिपेयर्डनेस टू इम्प्रूव हिज और हर हेल्थ। ठीक है, मतलब जो भी पेशेंट के वहां पर जो आप प्रिपेयर्डनेस करेंगे पेशेंट के साथ, मतलब वहां पर जो अच्छे तरीके से मुस्तैद रहेंगे, सो उससे अवेयरनेस पैदा होगा, उसके साथ एजुकेशन ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है, सो उससे आप डायग्नोसिस करके वहां पर पेशेंट का मेल होगा या फिर फीमेल होगी। ठीक है, सो उसका हेल्थ प्रमोट करना या फिर इम्प्रूव करना, सो उसमें हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस करके पता कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द थर्ड डायग्नोसिस, दिस इज द रिस्क डायग्नोसिस। ठीक है, सो अभी देखते हैं रिस्क डायग्नोसिस क्या होता है। It is clinical judgment of problem which does not exist at present but may develop later if adequate and proper care is not taken due to risk factor involved. ठीक है, अभी जो फर्स्ट पहले जो डायग्नोसिस थे एक्चुअल डायग्नोसिस में क्या किया जाता कि पेशेंट का असेसमेंट करके वहां पर एक कॉज एटोलॉजिकल कॉज वहां पर कंसीडर कर सकते थे, उसका प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई कर सकते थे। हेल्थ प्रमोशन में उसका पेशेंट का कॉज डिटरमाइन करके पेशेंट का हेल्थ बढ़ा सकते थे। बट रिस्क फैक्टर में या फिर रिस्क डायग्नोसिस में क्या होता है, पेशेंट का अच्छी तरीके से क्लिनिकल जजमेंट जो प्रॉब्लम रहता है वहां पर कंसिडर नहीं होता। अगर कंसिडर भी होता है, कॉज भी करता है, इटियोलॉजिकल कॉज भी वहां पर आपको पता लगता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है पेशेंट को प्रॉपर एडिक्वेट सप्लाई नहीं होता मेडिसिन का या फिर जो भी पेशेंट का जो राइट टाइम रहता है उसका डायग्नोसिस करने का वो निकल जाता है। सो उस कारण पेशेंट रिस्क फैक्टर में जाता है। सो उसको रिस्क डायग्नोसिस कहते हैं या फिर
उस टाइम रिस्क डायग्नोसिस होता है, बहुत वहां पर देर होती है, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में वहां पर जाता है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड डायग्नोसिस, रिस्क डायग्नोसिस, ठीक है। सो देयर आर दिस इज अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। अभी देखते हैं जो नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस के जो कंपोनेंट्स रहते हैं। सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स which is first problem identify problem and its definition, then etiology and the defining the characteristics, ठीक है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना। सो फर्स्ट कंपोनेंट द डिस्क्राइब द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। सो सबसे पहले डायग्नोसिस में क्या किया जाता है, उसका जो मेन लाइन था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिसीज कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। देन नेक्स्ट इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या है, दिस इज नथिंग बट द ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है, उसमें साइंटिफिक स्टडी किया जाता है जो डिसीज को कॉज करता है, कॉज ऑफ डिसीज, उसका साइंटिफिक स्टडी करना, दिस इज नथिंग बट द इटियोलॉजी। मतलब इटियोलॉजी में जो पेशेंट का प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम का उसका हल क्या है, या फिर किसने कॉज किया, या फिर उसका जो एजेंट है, कॉजिंग एजेंट, उसको आइडेंटिफाई करना, उसका जो स्टडी किया जाता है उसका इटियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, हु कॉज, या फिर जो एजेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, पेशेंट का डिसीज कंडीशन कॉज करना, उसको इटियोलॉजी में स्टडी किया जाता है, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू नंदा, दिस इज द डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी पेशेंट का प्रॉब्लम आपने कंसिडर किया है, डिटरमाइन किया है, इटियोलॉजी में आपने उसका कॉज ऑफ द प्रॉब्लम किया है, लेकिन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट को जो रिस्पेक्टिव उसका डिसीज कंडीशन है। सो दीज आर साइन एंड सिम्टम्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। सो प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए, या फिर प्रॉब्लम है क्या नहीं उसका डिटरमाइन करने के लिए, तो आप डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन डायग्नोसिस करने से पहले आपको एक वहां पर चीज हेल्प करती है, दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। सो किसी भी डिसीज कंडीशन का साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो साइन से ज्यादा सिम्टम्स से आपको पता चल सकता है कि पेशेंट का डिसीज कंडीशन क्या है, ठीक है। सो आपने असेसमेंट किया, पेशेंट का स्किन का असेसमेंट किया, इंस्पेक्शन किया, उसमें डिस्कलरेशन आया, डायग्नोसिस करने के बाद आपको पता चल गया कि पेशेंट साइनोसिस है, साइनोसिस का वहां पर एज भी, पेशेंट का एज भी डिक्रीज हुआ है। सो उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके सिम्टम्स दिखेगी वहां पर पेशेंट का स्किन का एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है। सो दिस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो वहां पर आपको अकॉर्डिंग टू नंदा आपको जो 3 कंपोनेंट्स है उसके नर्सिंग डायग्नोसिस, आप जब भी आप पेशेंट का नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, सो उसमें 3 कंपोनेंट्स यूज करेंगे, प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, देन इटियोलॉजिकल कॉज, एंड नेक्स्ट वन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो उन 3 क्राइटेरिया का यूज करके आप नर्सिंग डायग्नोसिस इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर कर सकते हैं। अभी देखते हैं जो फॉर्मेशन कैसा होता है उसका, फॉर्मेटिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू नंदा। सो उसका फॉर्मेटिंग कैसा होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, अभी देखते हैं। So these are 3 parts in which the formatting the diagnosis, nursing diagnosis. So उसका जो फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेट को क्या कहते हैं, PES फॉर्मेट, ठीक है। मतलब उसका इनिशियल लेटर यूज किया है, P फर्स्ट, यहाँ पर P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, देन E स्टैंड फॉर इटियोलॉजी एंड S स्टैंड फॉर साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। अभी नर्सिंग डायग्नोसिस आप कैसे लिखेंगे, अभी एक कॉलम में दिया है, जो PES फॉर्मेट यूज करके, PES फॉर्मेट यूज करके आप कैसे लिखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, एग्जांपल दिया है। सो नर्सिंग डायग्नोसिस एग्जांपल इन विद द रिलेटेड टू द पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन एंड इन्वेसिव लाइंस एज एविडेंस बाय द टेम्परेचर। अभी यहाँ पर पेशेंट को फीवर है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को फीवर है, एक तो पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके, बट उसका कॉज क्या है, उसका कॉज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें आएगा इटियोलॉजिकल कॉज। और पेशेंट को फीवर है, दिस इज द प्रॉब्लम, क्यों है, दिस इज द इटियोलॉजिकल प्रॉब्लम। एंड कैसे आप पता लगा सकते हैं, या फिर आपको कैसे पता चल गया कि पेशेंट को फीवर है, दिस इज नथिंग बट द साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। सो 3 कॉलम में PES फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे। सो प्रॉब्लम, अभी पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, फीवर है, क्यों है, या फिर उसका कॉज क्या है, दिस इज नथिंग बट द इटियोलॉजिकल या फिर इटियोलॉजी। सो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन या फिर IV लाइन, उससे उसका फीवर हो गया है, या फिर उसका इटियोलॉजिकल कॉज है।
एंड साइन एंड सिम्टम्स, आपको कैसे पता लगा कि पेशेंट को फीवर है? ड्यू टू द 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट, देन बॉडी एच एंड द बॉडी इज हॉट टू द टच। ठीक है, सो अभी आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट को फीवर है? कि पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गया है, देन उसके बाद बॉडी एच है पेशेंट को, मतलब बॉडी में पेन है, और बॉडी जब भी आप टच करेंगे सो पेशेंट का बॉडी गर्म है। ठीक है, सो उसका साइन एंड सिम्टम से आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को फीवर है। आप कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट को फीवर है, और उसका इटोलॉजिकल कॉज क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन या फिर आईवी लाइन। सो उससे वहां पर पेशेंट को फीवर आ गया है। ठीक है, सो दिस इज द पीईएस फॉर्मेट। ठीक है, सो जो नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग टू नंदा, सो उस तरीके से आप जो पीईएस फॉर्मेट यूज करके जो नर्सिंग डायग्नोसिस इस तरीके से आप लिख सकते हैं या फिर लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑल अबाउट द नर्सिंग डायग्नोसिस। यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस जो सेकंड और नर्सिंग प्रोसेस का जो कंपोनेंट है यहाँ पर क्लियर होता है। अभी देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो का जो पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट द प्लानिंग। अभी सिर्फ प्लानिंग देन इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन होने के बाद जो नर्सिंग प्रोसेस है पूरा कवर होता है। ठीक है, सो अभी देखते हैं प्लानिंग। सो प्लानिंग में क्या होता है? सो आपने असेसमेंट किया है पेशेंट का, बॉडी का असेसमेंट किया है, फिर उसके बाद आपको पता चल गया कि पेशेंट का डिसीज कंडीशन है। सो उसके कारण आपने नर्सिंग डायग्नोसिस सेकंड फेज यूज किया है। अभी थर्ड फेज में आप क्या करेंगे? जो आपने डायग्नोस किया हुआ जो डाटा है उससे आधारित आप पेशेंट पर एक प्लान कर सकते हैं कि उसका डिसीज कंडीशन से वो पेशेंट बाहर निकले या फिर उसका रिहेबिलिटेशन हो। सो उसके कारण प्लानिंग करेंगे। ठीक है, सो it involves decision making and problem solving. It is the process of formatting, prioritizing the client's goal, designing the nursing intervention to reduce, eliminate or prevent the health problem of the client. ठीक है, अभी प्लानिंग में क्या करते हैं? जो पेशेंट का प्रॉब्लम है, एक तो प्रॉब्लम हल करने के लिए या फिर पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहां पर एक एक्ट किया जाता है, या फिर वहां पर एक जो प्रोसेस किया जाता है उसको प्लानिंग कहते हैं। और उस प्रोसेस में क्या किया जाता है? पेशेंट का ख्याल किया जाता है। सो जो क्लाइंट्स के गोल है या फिर जो अपने नर्सिंग इंटरवेंशन रखे हैं जो पेशेंट का हेल्थ प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए या फिर लिमिट करने के लिए या फिर हेल्थ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसके लिए जो प्रिवेंशन आपने एज ए नर्सिंग इंटरवेंशन आपने रखे हैं, सो उसको फॉर्मेटिंग करना, प्रायोरिटाइजिंग करना, सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लानिंग। सो दिस इज नथिंग बट द प्लानिंग। अभी देखते हैं प्लानिंग के टाइप्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लानिंग एज लाइक द टाइप्स ऑफ द असेसमेंट। सो असेसमेंट में आपने जो टाइप्स देखे थे, इनिशियल असेसमेंट, देन टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट। सो वैसे लाइक प्लानिंग में भी 3 टाइप्स है, इनिशियल असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट, इनिशियल प्लानिंग, देन ऑनगोइंग प्लानिंग एंड द डिस्चार्ज प्लानिंग। सो फर्स्ट प्लानिंग, दिस इज द इनिशियल प्लानिंग. This is done once the initial assessment is done after the एडमिशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सो इनिशियल असेसमेंट में क्या होता है? सो दिस इज द फर्स्ट फेज, स्टार्टिंग फेज है, इनिशियल फेज है। जब भी पेशेंट एडमिट होता है सो उसका जो स्टार्टिंग का असेसमेंट एडमिशन के टाइम ही चालू होता है, उसको इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। सो वैसे ही उसके साथ प्लानिंग करना मतलब इनिशियल प्लानिंग। ठीक है, उस असेसमेंट के साथ जुड़े रहना उसको इनिशियल प्लानिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं ऑनगोइंग प्लानिंग नेक्स्ट टाइप। दिस इज कंटिन्यूअस प्लानिंग एंड इट इज डन डेली बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अभी इनिशियल प्लानिंग अपने स्टार्ट की, जैसे पेशेंट का एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल में वैसे आपने इनिशियल असेसमेंट के साथ साथ इनिशियल प्लानिंग भी स्टार्ट किए। बट अभी ऑनगोइंग प्लानिंग में क्या होता है? जो आप कंटिन्यू प्लानिंग करते हैं पेशेंट के अच्छी तरीके से केयर करने के लिए, उसके साथ ऑन द बेसिस ऑफ द डेली एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, सो उसके साथ पेशेंट की कैसी कंडीशन है, पेशेंट के साथ आपका जो केयर देना है उसके कंडीशन पे आधारित जो केयर देते हैं उसको ऑनगोइंग प्लानिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग में कैसे प्लान किया जाता है? दिस इज प्लानिंग डन इनटू इन्फॉर्म द क्लाइंट एंड द फैमिली रिगार्डिंग केयर टू बी टेकन at home after the patient is discharged. So initial planning and the ongoing planning, both those are planning which under the when patient
एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. सो पेशेंट एडमिशन है उसी टाइम इनिशियल प्लानिंग रहता है, और पेशेंट का जो पेशेंट पे जो भी नर्सिंग केयर चलता है या फिर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट चलती है, सो उसी टाइम ऑनगोइंग प्लानिंग चलती है. बट डिस्चार्ज प्लानिंग में पेशेंट डिस्चार्ज है, पेशेंट डिस्चार्ज किया है, सो उसके बाद आफ्टर डिस्चार्ज जो प्लानिंग की जाती है पेशेंट को, सो डिस्चार्ज प्लानिंग में आते हैं. सो पेशेंट को इन्फॉर्म क्या करना है या फिर फैमिली को इन्फॉर्म करना क्या है. सो पेशेंट का डिसीज कंडीशन से क्योर हो गया है, सो उसके कारण आपका पेशेंट डिस्चार्ज है. सो डिस्चार्ज होने के बाद आपका पेशेंट आपको पेशेंट का अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, उसका केयर करना है आफ्टर डिस्चार्ज. सो जो भी प्लानिंग किए जाते हैं, सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डिस्चार्ज प्लानिंग. ठीक है, सो उसको डिस्चार्ज प्लानिंग कहते हैं. सो यहाँ तक फ्रेंड्स जो थर्ड कंपोनेंट रहता है जो नर्सिंग प्रोसेस का प्लानिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है. अभी जो सेकंड लास्ट कंपोनेंट है, दिस इज नथिंग बट द इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट इवैल्यूएशन. ठीक है, सो जो सेकंड लास्ट नर्सिंग प्रोसेस का कंपोनेंट है इम्प्लीमेंटेशन, देखते हैं. अभी फ्रेंड्स अब तक आपने नर्सिंग असेसमेंट क्लियर किया है. असेसमेंट में आपने पेशेंट का असेसमेंट अच्छे तरीके से किया, एग्जामिनेशन किया, उसके साथ पेशेंट का कॉज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोसिस किया, नर्सिंग डायग्नोसिस किया. देन उसके बाद प्लानिंग किया, उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन यूज किए या फिर पेशेंट का अच्छी तरीके से और डिसीज कंडीशन से बाहर निकलने के लिए वहां पर जो भी आपने एक्ट यूज किए, प्लानिंग की. ठीक है, देन उसके बाद आप देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन. मतलब जो भी आपने प्लान किया हुआ, जो भी प्लानिंग किया हुआ जो मटेरियल है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर प्लानिंग करने के बाद पेशेंट का उससे बाहर निकलता है या नहीं, या फिर और उसको आपको वर्क करना है. सो इम्प्लीमेंटेशन में सभी पॉइंट्स वहां पर कंसिडर होते हैं. So this phase consists of actual performance and documentation of the activities that have been planted for the patient to resolve the identify the health problems. So implementation एक ऐसा फेज है कि वहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस किया जाता है. मतलब प्लानिंग तक पेशेंट का सिर्फ वहां पर असेसमेंट करना या फिर डायग्नोसिस में उसका डायग्नोस करना, उसका जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना, और प्लानिंग में सिर्फ प्लान करना. बट एक्चुअल फेज कहाँ में होती है, इम्प्लीमेंटेशन. सो इम्प्लीमेंटेशन में आपने जो भी प्लान किया है सो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, वहां पर पेशेंट के साथ यूज करना, और यूज होने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इन द नर्सिंग. डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है. सो डॉक्यूमेंटेशन करना, और जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन फेज में ही आप वहां पर एक्टिविटीज करेंगे. ठीक है, और उसका प्रॉब्लम का अच्छी तरीके से हल करना, या फिर प्रॉब्लम जो पेशेंट का है, डिसीज कंडीशन है, उसका दूर करना. अगर ना हो सो उसका फिर रिसोल्यूशन निकला. ठीक है, सो सभी जो पॉइंट रहता है इम्प्लीमेंटेशन में आता है. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन. द मेन टू प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है, परफॉर्मिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन. ठीक है, सो जो भी आपने प्लानिंग के प्लानिंग करने के बाद जो भी एक्चुअली नर्सिंग इंटरवेंशन का जो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन फेज में होती है. देन डॉक्यूमेंटिंग एंड रिकॉर्डिंग द केयर प्रोवाइडेड. जो भी आपने केयर किए हैं, एक्चुअली प्लानिंग की हुई जो आपने केयर करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्लियर करेंगे. अगर पेशेंट अच्छी तरीके से क्योर हो गए हैं, सो उसका अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है. सो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग करना. ठीक है, सो दिस इज द विच इन्वॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन. Documentation refer to any written or electronical generated information about the client that describe state or care or service and treatment provided to the patient. ठीक है, अभी देखिएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होता है, पेशेंट का जो भी प्लान किया हुआ अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू द एज पर कंडीशन ऑफ द डिसीज कंडीशन ऑफ द पेशेंट. सो पेशेंट का उसका एटियोलॉजिकल कॉज करके वहां पर उस पर प्लानिंग करके जो वर्किंग करना है पेशेंट के साथ, या फिर पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देनी है, नर्सिंग केयर इंटरवेंशन देना है, सो इम्प्लीमेंटेशन में आता है. अभी पेशेंट को आपने केयर की, उसका आउटकम बिहेवियर निकलेगा. ठीक है, सो उसका उसका आउटकम जो भी निकलेगा, पेशेंट का रिस्पॉन्स निकलेगा, उसका फीडबैक निकलेगा. सो सभी को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो इस वजह से वहां पर आपने जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन दिए हैं, जो भी आपने केयर दिए, सो उसका रिकॉर्ड करना. देन उसके बाद पेशेंट का जो भी आउटकम निकला है आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन,
वो आपको लिखना या फिर डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, रिटर्न फॉर्म में करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब वहाँ पर कंप्यूटर का यूज करके इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू द पेशेंट, जैसे आपने केयर की है, जैसे आपने सर्विस दी है, सो जैसे आपने ट्रीटमेंट किया है पेशेंट का, ठीक है, सो सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक रिटर्न फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां पर रखना। सो दिस इज कॉल्ड एज द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, दिस इज द इवैल्यूएशन। अभी फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं कि फर्स्ट आपने एक पेशेंट का असेसमेंट किया था। असेसमेंट में आपको पता चल गया कि पेशेंट का बॉडी का जो कलर है या फिर स्किन का कलर है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन है, असेसमेंट में आपने क्लियर किया। अभी नेक्स्ट फेज आई नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में आपने क्या किया कि जो असेसमेंट का डाटा यूज करके पेशेंट का डिटरमाइन जो कॉज है डिसीज कंडीशन का, उसका डिटरमाइन करने के लिए आपने जो डायग्नोसिस में क्या किया, उसके ब्लड टेस्ट के इन्वेस्टिगेशन किए। नेक्स्ट फेज आती है प्लानिंग। अभी प्लानिंग में क्या करेंगे, जो भी पेशेंट का जो डायग्नोसिस किया हुआ जो डाटा है, सो पेशेंट का एचबी काउंट होने से कम होने से वहां पर पेशेंट को साइनोसिस कॉज किया, सो उसको वहां पर ट्रीटमेंट देने के लिए जो भी आप प्लान करेंगे या फिर जो भी प्रोसेस करेंगे उसको प्लानिंग कहते हैं। देन उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। अभी उसमें क्या करेंगे, जो भी साइनोसिस का डिसीज कंडीशन का पेशेंट है वहां पर अच्छी तरीके से प्लान करने के लिए जो प्लान किया हुआ डाटा है वहां पर इम्प्लीमेंट करना, मतलब नर्सिंग इंटरवेंशन रखना, पेशेंट पर ट्रीटमेंट करना, केयर देना, नर्सिंग केयर देना और पेशेंट को अच्छी तरीके से डिसीज कंडीशन से बाहर निकलना या फिर पेशेंट का रिहेबिलिटेशन करना। सो उस प्रोसेस तक आपका नर्सिंग का जो प्रोसेस का जो फोर्थ कंपोनेंट था इम्प्लीमेंटेशन तक होता है। अभी जो लास्ट कंपोनेंट है दिस इज द इवैल्यूएशन। अभी इवैल्यूएशन में क्या होता है, आपने अभी तक जो 4 कंपोनेंट यूज किए, नर्सिंग, असेसमेंट, डायग्नोसिस, देन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, सो उसमें जो भी आपने अच्छी तरीके से केयर की है या फिर जो भी डाटा कलेक्टेड है उसका यूज करके पेशेंट का जो एक्चुअली लास्ट रिजल्ट क्या आता है इवेलुएट करना, मतलब उस प्रोसेस को इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज प्लान्ड देन ऑनगोइंग purposeful activity that involves determining the extent to which the goals are achieved and assessing the effectiveness of the nursing care plan. Okay, so evaluation में क्या होता है, एक्चुअली आपका यहाँ पर प्लानिंग कंप्लीट है, डायग्नोसिस कंप्लीट है, असेसमेंट कंप्लीट है, देन उसके बाद आपके नर्सिंग इंटरवेंशन दिए हुए सो वो भी कंप्लीट है। अब लास्ट फेज जो आता है नर्सिंग प्रोसेस का, दिस इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जो भी आपके गोल्स थे, मतलब पेशेंट को उसका डिसीज कंडीशन से बाहर निकल के पेशेंट का अच्छी तरीके से हेल्थ को बढ़ाना, हेल्थ प्रमोट करना, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, रिहेबिलिटेशन, ठीक है। सो सभी पॉइंट्स कंसीडर करते हुए सो आपने जो भी अचीव किया है पेशेंट के साथ, जो भी आपने केयर देते हुए जो भी अचीव किया है उसको असेसमेंट करना, असेसिंग करना, नर्सिंग इफेक्टिव नर्सिंग प्लान करना, केयर प्लान करना, ठीक है। सो उस सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन, ठीक है। सो दिस फेज इन्वॉल्व्स, इवैल्यूएशन में क्या आता है एक्चुअली, कंपेयरिंग द डाटा विद द डिजायर्ड आउटकम टू अचीव, ठीक है। मतलब जो भी आपने नर्सिंग केयर प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन रखे थे उसके साथ कंपैरिजन करना, ठीक है। मतलब आपने किस हद तक आपने अच्छे तरीके से पेशेंट का केयर किया है और आपका जो आपने डिजायरेबल जो गोल रखा था या फिर उसका जो एम था वहां तक आप पहुंचे कि नहीं या फिर देखना, ठीक है। देन कंपैरिजन के बाद आता है काउंटिंग मॉडिफाइंग और टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। अभी लास्ट में क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है, सिंपली इवैल्यूएट द जो आपने इम्प्लीमेंटेशन तक सभी जो नर्सिंग प्रोसेस के अपने प्रोसेस स्टेप वाइज यूज करने के बाद एक्चुअली कंटिन्यूसली मॉडिफिकेशन उसमें करना, और जो टर्मिनेटिंग लास्ट पॉइंट रहता है टर्मिनेटिंग जो नर्सिंग केयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें नर्सिंग प्लान केयर प्लान में क्या है, एक वहां पर फॉर्मेट रहता है, उसमें असेसमेंट आता है, नर्सिंग डायग्नोसिस, देन प्लान में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग आती है, देन इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। सो एक केयर प्लान रहता है, नर्सिंग केयर प्लान रहता है। सो हम देखेंगे कुछ वीडियो में आप देख सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान। सो नर्सिंग केयर प्लान वहां पर टर्मिनेटिंग पॉइंट रहता है इवैल्यूएशन में, सो आपको वहां पर रखना है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट as a nurse you are working in the hospital. Then the outcome of intervention is recorded and reported and further treatment is
देन द प्लान, ठीक है। सो आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केयर करेंगे, नर्सिंग केयर करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, बट पेशेंट का रिजल्ट कितना आता है, उसका आउटकम कितना आता है, ठीक है, जो आपने नर्सिंग इंटरवेंशन दिए थे उसका रिकॉर्डिंग भी बहुत जरूरी है। उसके साथ उसका आउटकम कितना आता है वो भी जरूरी है, जो आपने ट्रीटमेंट दिया था उसके बाद। सो उसका प्लान करना, सभी जो पॉइंट कंसिडर होते हैं, सभी पॉइंट्स आते हैं इवैल्यूएशन में, ठीक है। सो इवैल्यूएशन, दिस इज द लास्ट टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एंड दिस इज वेरी नेसेसरी एज अ वर्क यू आर वर्किंग व्हेन यू आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, ठीक है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ द इवैल्यूएशन, ठीक है। सो इवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है, देखते हैं। इवैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट एज इट सपोर्ट्स एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच टू प्रैक्टिस डिलीवरी। इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि इवैल्यूएशन सपोर्ट करता है हमको कि आप जब भी एविडेंस बेस्ड अप्रोच रखेंगे, एविडेंस बेस्ड अप्रोच मतलब आपने एक तो पेशेंट को हैंडल किया है, डिसीज कंडीशन आपने कॉज किया है, कॉज करने के बाद आपने डायग्नोस किया है, सो सभी प्रोसेस आपने यूज किए। सो जो एविडेंस बेस्ड अप्रोच रहेगा, मतलब जो घटने के आधारित पे आपने जो ट्रीटमेंट दी, केयर की, सो उससे आपको सपोर्ट मिलता है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होती है, ठीक है। द नेक्स्ट importance, it is used to assist judging how well something is working, ठीक है। सो आपने कैसा वर्क किया है या फिर आप कैसे वर्क कर सकते हैं, उसको आपको जजमेंट आता है। द नेक्स्ट, इन दिस फेज ऑफ इवैल्यूएशन द नर्स कंपेयर द क्लाइंट बिहेवियर रिस्पॉन्स विद प्रीडिटरमाइन द क्लाइंट गोल एंड द आउटकम क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपने इवैल्यूएशन करने के बाद आपको पता चल सकता है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट देने के बाद, नर्सिंग इंटरवेंशन देने के बाद पेशेंट अच्छे तरीके से क्योर हो गया है या नहीं, ठीक है। सो उससे आपको पेशेंट के आउटकम क्राइटेरिया निकलता है, पेशेंट का आउटकम रिजल्ट आता है, आउटकम आइडेंटिफिकेशन आता है। आपने पेशेंट का केयर करने के, आप देखेंगे केयर करने का पहला जो डिसीज कंडीशन का साथ जो भी पेशेंट था उसका कंडीशन क्या है, और उसके बाद आपने केयर करने के बाद जो पेशेंट का डिसीज कंडीशन से बाहर निकल के जो पेशेंट का कंडीशन है, सो उसमें क्या अंतर है, तो आप वहाँ पर इवैल्यूएशन का यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ एक्शन परफॉर्म बाय यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस ऑन द क्लाइंट कंडीशन और वेलबींग, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या कहता है कि जो एक्शन फेज है, ठीक है, जो इम्पैक्ट ऑफ एक्शन मतलब पेशेंट पर जो भी आपने यूज किए हुए मेडिसिन है या फिर जो ट्रीटमेंट दिया है उसका एक्चुअली इम्पैक्ट कैसे हुआ है, या फिर जो भी डिसीज कंडीशन था पेशेंट का उससे पेशेंट कैसे बाहर निकल गया, नर्सिंग प्रोसेस का आपने यूज करके और स्टेप बाय स्टेप डाटा सिलेक्ट करके अपने असेसमेंट के साथ लास्ट तक आपने इवैल्यूएशन के साथ लास्ट तक आपने पेशेंट के डिसीज कंडीशन या फिर पेशेंट की क्लाइंट की कंडीशन कैसी थी, सो उससे आपने उसके साथ उस जर्नी में थे, पेशेंट के उस जर्नी में आप थे। सो पेशेंट के बैड कंडीशन से लेकर उसका वेलबींग तक आपने जो भी उसमें प्रोसेस किया था उसको वहां पर यूज होता है एज अ इवैल्यूएशन के टाइम पर, ठीक है। देन लास्ट, इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंस, दिस इज the nurse apply all that is known about the client and the client condition as well as experience with previous client to evaluate the effectiveness of the nursing process. अभी लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है इवैल्यूएशन का, आप डे बाय डे पेशेंट का एनालाइज करेंगे, उसका डिसीज कंडीशन का कॉज एनालाइज करेंगे, पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे उस पर और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। मतलब ये डे बाय डे चलता ही रहेगा। सो उससे आपको क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। सो डे बाय डे पेशेंट लेने के साथ वहाँ पर सभी नर्सिंग प्रोसेस के जो फेज रहते हैं उसको फॉलो करते हैं। सो जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपने प्रीवियस पे क्लाइंट का जो पूरा आपने प्रोसेस यूज करके उसके आउटकम बिहेवियर कितने निकले, रिजल्ट कितना आया, इवैल्यूएशन आपने इवैल्यूएट किया। सो आपने डे बाय डे पेशेंट लेके या फिर डे बाय डे उसका एनालाइज करके आपको अच्छी तरीके से इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस मतलब और आप में एडवांस वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है और नर्सिंग प्रोसेस इफेक्टिवली वहाँ पर परफॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द इवैल्यूएशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इवैल्यूएशन एंड दिस इज ऑल अबाउट द process of evaluation and also all about the nursing process as well as its phase of the nursing process. So यहाँ पर फ्रेंड्स जो नर्सिंग प्रोसेस है क्लियर होता है,
सो फर्स्ट पार्ट में जो नर्सिंग प्रोसेस था उसका इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन, देन जो फर्स्ट कंपोनेंट था नर्सिंग प्रोसेस का, दिस इज द फर्स्ट असेसमेंट क्लियर किया था। देन उसको कंटिन्यू करते हुए सेकंड पार्ट में हमने नर्सिंग डायग्नोसिस, देन उसके बाद प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट वाइज द इवैल्यूएशन यहाँ पर क्लियर किया है। अगर आपके कुछ भी डाउट होगी सो प्लीज यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज बैरियर है, सो उसके कारण मैं आपको सॉरी कहता हूँ। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सेकंड पार्ट, सो नेक्स्ट यूनिट अभी देखेंगे हम एलिमिनेशन नीड्स, जो सेकंड नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड का जो थर्ड यूनिट देखेंगे एज पर INC जो सेकंड सेमेस्टर है नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, उसमें जो थर्ड यूनिट है एलिमिनेशन नीड देखेंगे। सो फिलहाल तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। सो तब तक के लिए टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।